हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या उनके समीकरण होते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे संतुलित करते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आदर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा है, तसला है अथवा कील है तो उसमें आपको चेंज दिखते हैं कि उसके ऊपर थोड़े दिन में भूरे रंग की परत बन जाती है। क्या होता है? भूरे रंग की परत बन जाती है। नेक्स्ट है अंगूर का किण्वन हो जाना, कि अंगूर कुछ समय बाद क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो ये भी क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया। भोजन पकाया जाता है, कि भोजन को पकाते हैं तो उसमें भी कुछ क्या होते हैं? रासायनिक चेंज होते हैं। हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, अपना जो शरीर है भोजन को पचाता है, उसमें भी चेंज होते हैं। हम सांस लेते हैं, अपन सांस लेते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं? कुछ रासायनिक चेंज होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। इन सारी परिस्थितियों में क्या होता है कि कुछ प्रारंभिक जो वस्तु है उसकी प्रकृति और पहचान बदल जाती है। अब देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्लास में इकट्ठा करना। अब मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको क्या करते हैं? वायु में दहन करते हैं। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Mg, और वायु क्या? ऑक्सीजन। और इसको बैलेंस कर लेंगे लिए यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो क्या बनता है आपके? MgO, 2MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये होता है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। अब आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का क्या होता है? दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कब बनता है? वायु में जब ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच की होने वाली क्रिया के कारण बनता है। वायु में क्या होती है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या होती है? आपकी क्रिया होती है, तो तब बनता है चूर्ण। कब बनता है? वायु में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो ये क्या बनता है? चूर्ण बनता है। अब देखो, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निर्माण। दानेदार जस्ते पर क्या करते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब दानेदार जिंक क्या होता है? Zn। क्या होता है? Zn। किसके साथ रिएक्शन कराई? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराई? H2SO4। तनु का अर्थ होता है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या बनता है? आपके जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। दानेदार जस्तु पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करवाई तो क्या बना? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो निम्न चेंज होते हैं। एक तो उसके क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि जो उसकी स्टेट है वो बदल जाती है। रंग में परिवर्तन होता है,
गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। ये तीनों चारों के चारों चेंज क्या आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलते हैं। अब रासायनिक समीकरण। अब आपने देखा कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ तो ये किस में बदल गया, आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। अब इसको क्या करते हैं कि वाक्य के रूप में न लिख के सीधा संकेतों के रूप में लिखते हैं। तो संकेत के रूप में लिखना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब मैग्नीशियम का संकेत था Mg और ऑक्सीजन का होता है O, और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। तो ये क्या हो गया आपका रासायनिक समीकरण। अब अभिकारकों को एक तरफ लिखते हैं और अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लगाते हैं, तीर का निशान लगाया जाता है, और अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। और अभिकारकों को क्या लिखते हैं, LHS, और उत्पाद को RHS लिखते हैं। और तीर का निशान क्या दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण का लिखना, किस किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब रासायनिक समीकरण में लिखने में वही है कि जो आपको बताया है कि क्या करते हैं, इनके संकेतों का प्रयोग करते हैं। Mg लिया और ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवाई, क्या बना, MgO। ठीक है, तो ये काम ही करते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है कि कोई भी अभिक्रिया हो उसमें जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उतना ही क्या होता है, उत्पाद का द्रव्यमान होता है। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। क्या होता है, न ही किसी अभिक्रिया में विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्व के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपके, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो ये बात समझा दी अभी। और ये तीर का निशान क्या दर्शाता है कि अभिक्रिया आगे की ओर हो रही है। अब देखो जिंक की और H2SO4 की रिएक्शन करवाई तो इसमें अभिकार में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब अभिकारक में जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4 है। उत्पाद में देखो जिंक 1 है, यहाँ लिख देते हैं रिएक्शन। आपको शायद क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है, प्लस जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन करी है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, ZnSO4 4 है भाई ये, प्लस H2 बनता है। अब देखो यहाँ जिंक 1 है तो इसमें भी जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है। यानी कि दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या है वो आपके बराबर है, अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर। तो ये अभिक्रिया तो आपकी पहले से क्या है, संतुलित है। अब देखो एक रिएक्शन और दे रखी है, Fe+S2। Fe+S2 ने क्या बनाया, Fe3O4+S2 बनाया है, ये दे रखी है रिएक्शन। अब देखो यहाँ Fe की एक परमाणु और यहाँ 3 है, तो पहले तो LHS में लिख लेंगे कि Fe 1 है, ये हो गया 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये तो हो गया आपका LHS में। अब देखो RHS में कितने हैं, Fe की 3 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन है वो 2 है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, Fe से पहले यहाँ 3 लगा देंगे तो 3Fe यहाँ बैलेंस हो गया ना। और H2O4 है तो यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ 4 लगा देंगे तो देखो O भी 4 हो गए
और यहाँ 4 लगा देंगे, तो Fe3O4 और 4H2, तो सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई ना। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि जिस परमाणु को पकड़ेंगे सबसे पहले जिसमें सबसे अधिक संख्या में उपस्थित है, ये क्या कह रहे हैं, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित कीजिए, चाहे वे अभिकारक हो या उत्पाद। यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम FeO3O4 और उनके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु जबकि बाईं ओर केवल 1। सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इसमें क्या किया, पहले सबसे पहले O4 है, तो सबसे पहले यहाँ 4 लगाएंगे, तो क्या हो गया आपका Fe3O4। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे और फिर आयरन को और फिर हाइड्रोजन को। इनमें से किस सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को, फिर उससे कम, फिर उससे कम। Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित है। ऐसे में किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। दोनों में से किसी को क्या करते हैं, एक को चुनकर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, किसी अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे। ये कंप्लीट बैलेंस कर दिया इसने इधर। 3Fe 4H2O क्या बन गया, Fe3O4 प्लस 4H2O। क्या किया, यहाँ O4 थे तो ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो यहाँ H2O में 4 लगा दिया, तो क्या हो गए, और यहाँ H2 भी 4 हो गए। और अब दोनों तरफ के क्या कर सकते हैं, तत्वों के परमाणुओं का परिकलन कर सकते हैं, कि देख सकते हैं कि दोनों तरफ कितने कितने परमाणु हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद या अभिकारक की क्या लिखा जाता है, भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती है। तो गैस के लिए तो G लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, और जलीय विलयन के लिए S, और ठोस अवस्था के लिए S से दर्शाया जाता है। अब देखो 3Fe है प्लस 4H2 है, ये देखो इसमें, तो इनकी सबकी अवस्थाएं अलग अलग है। Fe वो आपकी सॉलिड अवस्था में है, H2 वो गैस में है, और Fe2O3 बना फिर वो सॉलिड, और फिर हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन और दे रखी है इसमें आपको, देखो CO ने किसके साथ रिएक्शन की, हाइड्रोजन के साथ क्रिया की, तो क्या बना, CH3OH बना, और वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। यहाँ एटमॉस्फेरिक दाब दे रखा कितना, 340 एटमॉस्फियर, ये दाब दे रखा 340 एटमॉस्फियर। तो जो भी कंडीशन है वो किसके ऊपर लिखते हैं, आपके एरो के ऊपर लिखते हैं। अब नीचे दे रखी है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, क्या होता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन करी किसके साथ, वाटर के साथ। पेड़ पौधों ने क्या किया कि जो उनकी पत्तियां उन्होंने विसरण के द्वारा इन्वायरमेंट से तो लिए CO2, और उनकी जड़ों ने पानी ग्रहण किया, और सूर्य का प्रकाश और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल ने क्या बनाया, C6H12O6, और क्या बनाया, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस 6 मोल ऑफ H2O लिक्विड। अब इनके सामने ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। देखो भाई, एनवायरनमेंट से किस फॉर्म में ले रहे हैं, एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, देख लो आराम से, किस फॉर्म में ले रहे हैं, एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं। और वाटर लिक्विड फॉर्म में ग्लूकोज बनता है, वो एक्वस बनता है, और ऑक्सीजन बनती है, वो भी एक्वस फॉर्म में बनती है, और वाटर फिर लिक्विड। ये क्या है, आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। अब देखो
इसमें कुछ पर्सन है, उनको सोल्व कर लेते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो इसीलिए उसे क्या करते हैं, रेजमाल से रगड़कर साफ करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन ने आपके क्या किया है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन की क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन H2 और प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 क्या बनाया, 2HCl, क्या बना लिया आपकी 2HCl, तो ये संतुलित हो गई इसकी। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4। की होल थ्राइस ये रही रिएक्शन आपकी के साथ क्रिया की, तो क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया, तो क्या बन गया 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। नेक्स्ट है इसमें सोडियम ने जल के साथ रिएक्शन की। सोडियम क्या होता है, Na और जल क्या होता है, H2, तो करवा दो भाई इसकी रिएक्शन, Na प्लस H2O। सोडियम ने जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन क्या बना, NaOH, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी H2। क्या बनेगा, ये बनेगा ना, ये बन जाएगा आपके, ठीक है। तो बैलेंस से क्या देख लो, Na सोडियम हो गया, जल H2O, तो क्या बन गया NaOH, N एक है LHS में, RHS में बराबर OH, यहाँ एक ऑक्सीजन और यहाँ एक H, यहाँ H, तो इसके लिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना, बैलेंस करना भाई, इसको कमेंट में बताना इसको कैसे बैलेंस होगी। नेक्स्ट है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो ये रही अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, NaOH किसके साथ क्रिया करता है, HCl के साथ क्रिया करता है, तो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है आपको। अब देखो, अब आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, देखो रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, कि दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ये नहीं है कि कार्बन है तो वो नाइट्रोजन में बदल जाए, नहीं, न कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, न कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध टूटते हैं, आपस में बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक
अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। क्या अर्थ होता है संयोजन का? जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जुड़ना। अब देखो, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और उसने क्या किया? पानी के साथ क्रिया करी, क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, और क्या बनाई? ऊष्मा। आपने देखा होगा कि पहले जब घरों पर सफ़ेदी करते थे तो कली का प्रयोग करते थे, और उस कली को पानी में भिगो देते थे, और उसको जैसे ही पानी में भिगोते थे तो उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती थी, तो वो क्या बन जाती थी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या? ऊष्मा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को तो कहते हैं बिना बुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना और कुछ मात्रा में ऊष्मा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना के सूत्र या उसकी अभिक्रिया से क्या बनता है। तो ये बात आपको, एक संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? एक दो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कि दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है, जुड़ रहे हैं दो चीजें आपस में। अब देखो, कई बार क्या होता है, हर बार ही होता है, जैसे ही वाइट वाश करते हैं कली का, तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या है कि जो दीवार पर सफ़ेदी करते हैं उसके 2 या 3 दिन बाद क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो इस चमक आने का कारण यही है क्या कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो किस में बदल गया? आपके कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर बदल गया। अब देखो, जो कोयले का दहन है वो भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब दहन होता है, कोई भी चीज़ का दहन का मतलब है कुछ जलना, तो किसकी प्रेजेंस में होता है? आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस से जल का निर्माण, तो ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो, कोयले का दहन था, वो भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं आपके, और क्या बनाते हैं? 2s2 यानी कि वाटर बनाते हैं। तो ये क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रियाओं में अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देख लिए, इसमें कुछ और उदाहरण भी आपकी, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। मेथेन है, उसमें ऑक्सीजन डाला तो क्या बना? CO2 + 2H2O प्लस ऊर्जा। ये भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अब क्या आप जानते हो कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है कि ऊष्मा का मुक्त होना। ऊष्मा का क्या होना? मुक्त होना। देखो,
हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और फिर उनका क्या होता है? पाचन होता है और फिर उनसे क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। लेकिन जैसे श्वसन होता है तो जो ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में अपने शरीर में है, तो श्वसन के दौरान क्या होता है कि श्वसन एक अपचयी क्रिया है और ग्लूकोज का विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और क्या बनता है? कुछ मात्रा में ऊर्जा भी बनती है। तो श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो खाद बनती है वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और श्वसन है वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। अपघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना। संयोजन का अर्थ तो क्या था? जुड़ना। और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या होता है? टूटना। यानी इसमें वहाँ जब दो एकल उत्पाद अभिकारक मिलके एक सिंगल उत्पाद बना रहे थे, तो यहाँ एक अभिकारक टूट के दो उत्पाद बनाता है। अब देखो आपको दिखाया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रणाली को गर्म करने तथा सूंघने की सही विधि कि जो फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे और उसका मुंह इस तरह की रखेंगे कि अपने और या अपने पड़ोसी की ओर न रहे। अब देखो जो फेरस सल्फेट है उसको हीट करते हैं। अभी तो आपने उसको डायग्राम देखा ना किस तरह उसका टेस्ट ट्यूब का मुंह रखना आपको। तो फेरस सल्फेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? फेरस सल्फेट को हीट करेंगे। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस से बनेंगी। तो इसमें क्या हो रहा है? फेरस सल्फेट एकल अभिकर्मक है, टूटकर छोटे उत्पाद क्या बना रहा है? टूटकर छोटे उत्पाद प्रदान करता है। और ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। क्या करता है? क्रिस्टल जल त्याग देता है और इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड ठोस है, SO2 और SO3 क्या है? गैस हैं। SO2 और SO3 क्या है? आपकी गैस है। अब वैसे क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, तो वो भी क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आपने अभी देखा था कि जो मकान पर सफ़ेदी की गई थी उसमें क्या किया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाई थी? कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो वापस से किसमें टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एक और उदाहरण दे रखा आपको, क्या? लेड नाइट्रेट दे रखा। लेड क्या होता है? Pb और नाइट्रेट होता है NO3। तो इसको जैसे ही हीट करेंगे तो किस में बदलेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये आपके उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया के। अब देखो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का होकर सिल्वर धातु बनता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है? दूसरा रंग का सिल्वर धातु बनता है। सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य का प्रकाश है, तो क्या बनता है? 2Ag + Cl2। अब इस Ag का रंग कैसा होगा? धूसर। अब AgBr है वो भी क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? Ag और Br। और इस AgBr का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपके श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। कहाँ करते हैं? श्याम ब्लैक एंड वाइट फोटो में करते हैं इस AgBr का उपयोग। अब देखो अपन ने देखा कि जो वियोजन अभिक्रिया यानी कि एक सिंगल अभिकारक है वो एक से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? या तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या प्रकाश की, या ताप की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की होती है, प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
और जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। अभी आपने देखा श्वसन क्या थी, ऊष्मा क्षेपी थी। खाद्य पर जो साग सब्जियां थे उनसे खाद का बनना वो भी क्या थी, ऊष्मा क्षेपी, यानी कि ऊष्मा को बाहर छोड़ रही थी। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, खुद को आवश्यकता है कि हमें ऊर्जा दो तब पूरी हो, तो उनको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। अब देखो प्रश्न दे रखे हैं आपके यहाँ, निम्न पदार्थ अक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अक्ष का नाम और सूत्र लिखना है। अक्ष का नाम क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कौन सा चूना बोलेंगे इसको, बिना बुझा हुआ चूना। और उसका सूत्र क्या हुआ, CaO। ऊपर लिखे पदार्थ अक्ष की जल के साथ अभिक्रिया, इसके साथ जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये ऊपर का एरो इसलिए कि ये गैस बनेगी, ये कहाँ चली जाएगी, एनवायरनमेंट के अंदर चली जाएगी। अब देखो विस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि आपको क्या करनी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और प्रत्येक प्रखंडली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है और 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी प्रखंडली बी में कॉपर सल्फेट 20 मिनट तक रखना है। क्या करना है, 20 मिनट तक उसको रखना है और 20 मिनट के बाद दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकालना है और प्रखंडली ए और बी में कॉपर सल्फेट के विलयन की नीले रंग की तीव्रता की तुलना करनी है आपको। अब देखो ये कॉपर सल्फेट का विलयन आपके नीले रंग का, इसमें 2 किलो को डुबो रखा है कितने मिनट, 20 मिनट तक। अब देखिए ना इनका रंग, अब देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें। हाँ तो देखो पहले ये थी लोहे की कील और बाहर निकालने की बाद में ये हो गई। अब कॉपर सल्फेट का विलयन था और लोहे की कील थी, तो इसके मध्य क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। देखो समझते हैं इसकी, लोहे की कील का रंग भूरा हो गया तथा कॉपर के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया, वो मलिन क्यों हो गया। अब आयरन था, उसने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन की तो क्या बनाया, आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर है वो धातु अलग हो गई। अब कॉपर सल्फेट से कॉपर धातु अलग होगी। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एक धातु ने दूसरी धातु को विस्थापित कर दिया। क्या किया, एक धातु ने दूसरी धातु को विस्थापित कर दिया। ये आपकी अभिक्रिया है। ऐसे ही क्या है, देखो अब जो जिंक धातु है उसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करवाई है तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गई। अब लेड है, उसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से करवाई है तो लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गया। अब देखो इनसे क्या निष्कर्ष निकलता कि जो कॉपर है उससे अधिक क्या क्रियाशील है, आपके जिंक और लेड क्रियाशील है जो कि कॉपर को विस्थापित कर रहे हैं, और आप हैं जो स्वयं है वो सल्फेट के साथ या क्लोराइड के साथ जुड़ रहे हैं। तो कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है तुलना में किसके, जिंक और लेड के, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण। अब देखते हैं कैसे होता है बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। अब बेरियम क्लोराइड लिया है, क्या लिया, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 लिया है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये ले लिया। अब देखो ये अभिक्रिया दे रखी है नीचे वाले पेज पे, देख लो। ये ले लिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम
क्लोराइड। अब जो ये अभिक्रिया होती है इसमें एक वाइट कलर का पदार्थ बनता है जो क्या जल में एविले, और एविले पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में क्या बनता है, पीपीटी बनता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि Ba+2 तथा SO4 की अभिक्रिया में BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं उपचय व अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, जानते हैं इसको। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, ये काला पदार्थ क्यों बना। कॉपर पर जंग कैसा लगता है, काले रंग का लगता है कि ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जैसे हीट मिलती है तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। यदि इस पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह से काली परत भूरे रंग की हो जाती है, यानी कि वो परत वापस से हट जाती है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन पास की, वापस से कॉपर और H2। अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे इसका उपचयन हुआ। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो इसे इसका अपचयन हुआ। यानी कि ये है जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जिसको क्या कहते हैं, उपचयन। यदि ऑक्सीजन वहां से हटता है, ऑक्सीजन वहां से क्या होता है, हटता है। देखो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटा है तो ये क्या हो गया, अपचयन। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ा है ना, यहाँ क्या हो गया, उपचयन। यदि ऑक्सीजन जुड़ा, उपचयन, ऑक्सीजन हटा, अपचयन। अब देखो कॉपर सेकंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए ये अपचित हो रहा है। सेकंड में देखा ना आपने कि ऑक्सीजन हट रहा है, वहां से हाइड्रोजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन की क्रिया करवाने से। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचय तथा दूसरा अभिकारक अपचित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचय, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो एक साथ अपचयन उपचयन दोनों हो रहे हो तो उनको क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो समझते हैं इसको कैसे। यहाँ देखो कॉपर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ ऑक्सीजन पहले था ना, यहाँ ऑक्सीजन था यहाँ पहले, और यहाँ हट गया, यहाँ आके हट गया तो हटना क्या होता है, अपचयन। यहाँ देखो हाइड्रोजन था पहले और यहाँ के ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ क्या हो गया, उपचयन। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई आपकी, कुल मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो कुछ अन्य एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जिंक ऑक्साइड ने कार्बन के साथ क्रिया करी। अब देखो जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है आपका, जिंक बन रहा है तो ये क्या हो गया, अपचयन। और कार्बन से कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये क्या हो गया, उपचयन। तो ये क्या हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब देखो नीचे वाला एग्जाम्पल और समझ लो। मैग्नीज डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है, और इस क्लोराइड से तो ये तो क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन जुड़ा वहाँ तो उपचयन, और जहाँ ऑक्सीजन हटा वहाँ अपचयन। अभिक्रिया में ये बात तो जान लिया आपने, अब इसको रहने दो। अब देखो उपचयन आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। देखो अब क्या होते हैं उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत पर भी ध्यान दिया है क्या आपने। और जब धातु पर जंग लगता है
आर्द्रता आदि की संपर्क में, तो इन्हें क्या कहते हैं, संक्षारित होती धातु। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके, संक्षारण कहलाती है। चांदी के ऊपर तो काली और तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ जाती है, ये तो क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। अब देखो समझते हैं इसको भी, क्या पूछ रहा अपन से। अब जो संक्षारण है इसके ऊपर परत चढ़ जाती है, तो लोहे की वस्तु पर जो परत चढ़ जाती है जंग की, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, एक तो करते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और पेंट करते हैं, ग्रीस करते हैं, ये सब है इनसे बचने की विधियाँ। अब पढ़ते हैं विकृत गंधिता। अब जानते हैं कि विकृत गंधिता होती क्या है, कि विकृत गंधिता क्या होती है। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद या गंध कैसा होता है, यानी क्या हो जाता है, उनमें ऑक्सीकरण हो जाता है उस पदार्थ का, उपचित हो जाती है। उपचित होने पर तेल व वसा विकृत गंधित हो जाते हैं और उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री को उपचित होने से रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है, कि जो जार होते हैं उनको एयर टाइट करके रखते हैं, तो उसमें वायु नहीं जाती है, तो जो उपचयन की प्रक्रिया है यानी कि उनकी जो खराब होने की दर है वो कम हो जाती है। इसीलिए चिप्स बनाने वाली चिप्स के थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं, जिससे क्या ना हो, उसका उपचयन न हो। अब देखो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलीन में डुबाया जाता है तो विलीन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदल जाता है भाई को विलीन का रंग। विलीन में क्या रह जाता है, लोहे की कील क्या थी, आयरन थी, और कॉपर सल्फेट, तो आयरन सल्फेट बन जाता है, और क्या रह जाता है, कॉपर। तो इसलिए विलीन का रंग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण, उपचित अपचित पदार्थों की पहचान कीजिए। इसमें कौन उपचित और कौन अपचित हो रहा है, या सोडियम, देखो इसमें उपचित और अपचित पदार्थों की पहचान करनी है, करेंगे कैसे, देख तो जहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहाँ क्या हो रहा है, उपचयन, और जहाँ ऑक्सीजन हट रहा है वहाँ अपचयन हो रहा है। अब यह हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। अब देखो नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन पूछा आपसे। लेड ऑक्साइड दिया है और कार्बन दिया है, लेड ऑक्साइड से क्या बन गया, लेड बन गया, यानी पीबी हट गया, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और कार्बन का क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन हो गया। तो असत्य पूछा आपसे, तो असत्य कौन सा है, शीशा अपचित हो रहा है। पहले सत्य देखते हैं अपन को, शीशा अपचित हो रहा है क्या, तो देखते हैं इसमें। असत्य निकालना आपको, क्या निकालना है, असत्य निकालना। अब लेड ऑक्साइड से लेड बना, तो शीशा देखो फर्स्ट का, और इससे कार्बन से कार्बन ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब शीशा अपचित हो रहा है, शीशा क्या हो रहा है, अपचित हो रहा है। तो देखो भाई शीशा अपचित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये बात तो गलत है आपकी। अब कार्बन डाइऑक्साइड उपचित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचित हो रहा है क्या, नहीं। और कार्बन उपचित हो रहा है, हाँ कार्बन उपचित हुआ, कार्बन, और लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है, हाँ लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है। तो इसमें आ जाएगा आपके ए और बी दोनों गलत आपके।
अब दे रखा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। Fe2O3 ने Al से क्रिया करी, क्या बनाया, Al2O3 प्लस 2Fe बना लिया, यानी कि क्या कर दिया, एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया, यानी कि आयरन कम क्रियाशील है और एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। कौन सी हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण यानी कि Fe प्लस क्या डाल दो, HCl डाल दो, तो क्या बन जाएगा, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो कहाँ ये क्या ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो ये बात तो जान ली अपने पीछे। नेक्स्ट है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करने उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, यानी कि N2 प्लस 3H2, क्या बनाया, N2 प्लस 3H2 और क्या बनाया, 2NH3। बैलेंस हो गया ना, नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 हैं, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखते हैं इसको कैसे बनता है। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगी, H2S, क्या हो जाएगी, H2S। किसके साथ क्रिया की, वायु में दहन होता तो ऑक्सीजन, क्या बनाएगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो SO2 प्लस H2O बना लिया। तो इस अभिक्रिया को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे बताओ भाई फ्रेंड्स। हाँ वीडियो रुका हुआ था अभी एक बार। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, ठीक है। वायु O2 हो गई, ठीक। जल और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना, H2O प्लस SO2। अब करो बैलेंस, यहाँ सल्फर एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस अब इस हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा परमाणु कौन से हैं आपके, हैं ऑक्सीजन है। अब देखो इधर ऑक्सीजन आ रहे हैं आपके टोटल 3 आ रहे हैं और इधर हैं 2 हैं, तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3O2 कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। अब इसको बैलेंस कैसे करें, यहाँ 2S2O लगाएं तो ये क्या हो जाएंगे, 2 तो ये हो गए और ये 4 होंगे, क्या 4SO2, तो 4। रुको भाई 1 मिनट, बैलेंस करके बताएंगे आपको कैसे बैलेंस होगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको छोड़ो एक बार, बताएंगे इसको बैलेंस करके कैसे होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो ये रिएक्शन तो आपको पीछे करवाई हुई है, देख लेना वहाँ से।
नेक्स्ट है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम धातु यानी कि K+H2O क्या बनाती है, KOH की। पोटेशियम क्या होता है K, और इसने वाटर के जल के साथ क्रिया की H2O, तो क्या बनाती है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करके बताना भाई इसको। अब नीचे कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, उनको संतुलित करना है। 6 वाले में और 7 वाले में भी क्या करना है, संतुलित करना है, और 8 वाले में भी क्या करना है, संतुलित करना है। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं बैलेंस कर करके बताना, वरना मैं एक वीडियो बनाऊंगी इसमें सारी अभिक्रियाओं को बैलेंस कर करके बताऊंगी भाई। इसमें तो अभी यहाँ जगह नहीं है थोड़ी। और फिर है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का अर्थ। तो ये आपने पढ़ लिया, क्या ऊष्माक्षेपी होती है, क्या शोषी होती है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं, ये बात भी आपने जान ली है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, तो लिख सकते हो आप। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखने जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ये लिख देंगे आप। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखना है। और सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखनी है, तो यह अभिक्रिया लिख देना पीछे से। अवक्षेपण अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं, तो अवक्षेपण जिसमें अवक्षेप बनता था। उपचय अपचय को लिखना है क्वेश्चन नंबर 16 में। और 17 एक भूरे रंग का चमकदार तत्व अक्स वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। अक्स और काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये बताना आपको कौन सा तत्व है ऐसा, बताओ भाई। ये आप लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते थे, ये सब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 17 और जो ये ऊपर वाले वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर देखा था ना आपने, कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम गई थी, तो वो क्या हो गया था, काला हो गया था। और फिर वापस से हाइड्रोजन से उसको हटाया तो वो वापस से भूरे रंग का हो गया था। तो ये क्या था, कॉपर। अब उन अभिक्रियाओं को और क्या करना है आपको, बैलेंस करना है। कहाँ गई वो अभिक्रियाएं, हाँ 6, 7 और 8, 5, 6, 7, 8 में अभिक्रियाओं को बैलेंस करके बताना है। और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसके पार्ट 2 में मैं इन अभिक्रियाओं को बैलेंस करके समझाऊंगी कि कैसे किस अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं।